ISPR का सीनियर सहाफ़ी और अरशद शरीफ की नागानी वफ़ात पर गहरे दुख का इजहार। बयान में कहा कि दुख की इस घड़ी में अल्लाह ताला अरशद शरीफ के लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। ISPR का सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की नागहानी वफ़ात पर गहरे दुख का इजहार किया गया है। नुमाइंदे ख़ुसूसी अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अहमद, बताइएगा। देखें, कीनिया में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े पर हर जानिब से ताज़ियती बयानात का सिलसिला जारी है। ISPR की तरफ से भी ताज़ियती बयान जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की कीनिया में नागहानी वफ़ात पर गहरा दुख है। अल्लाह ताला अरशद शरीफ के दर्जात को बुलंद करे। दुख की इस घड़ी में अल्लाह ताला अरशद शरीफ के लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। ISPR की तरफ से इस अफसोसनाक वाक़े पर ये बाज़ाब्ता बयान जारी हुआ है। जी ठीक है अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ का कीनिया में कत्ल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी खारजा को अरशद शरीफ की फैमिली से राबते का हुक्म दे दिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, दोनों सेक्रेटरी फौरी तौर पर नुमाइंदे मुकर्रर करें जो फैमिली से राबता करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल रिपोर्ट भी तलब कर ली है। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ का कीनिया में कत्ल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी खारजा को अरशद शरीफ की फैमिली से राबते का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरशद शरीफ की वफ़ात पर इजहार अफसोस। ट्वीट में कहा कि अरशद शरीफ की अलमनाक मौत से सदमा पहुंचा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत और सब्र जमील की दुआ की है। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की मज़म्मत की है। आसिफ ज़रदारी ने कहा कि सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ के कत्ल की खबर सुनकर सख्त सदमा हुआ। आसिफ अली ज़रदारी ने अरशद शरीफ के ख़ानदान से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भी अरशद शरीफ के कत्ल पर इजहार अफसोस। कहा, अरशद शरीफ का कत्ल पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। मकतूल के वर्सा सहाफ़ी बरादरी और उनके मद्दाहों से ताज़ियत करता हूँ। अरशद शरीफ के कत्ल पर वज़ारत ख़ारजा कीनिया के हुकाम से राब्ते में। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब का अरशद शरीफ की वालिदा और पाकिस्तान में कीनिया के सफ़ीर से टेलीफोन पर राब्ता हुआ। वज़ीर इत्तलाआत ने ताज़ियत और गम का इजहार किया। वज़ीर इत्तलाआत ने अरशद शरीफ की वालिदा को अब तक होने वाली पेशरफ्त और मालूमात से आगाह किया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का भी अरशद शरीफ के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वाक़े से मुतल्लिक़ हक़ाइक़ जानने के लिए कीनिया की हुकूमत से राब्ते में है। नायरोबी में मौजूद पाकिस्तानी सफारतखाना मुकम्मल ताउन कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की नाअहली का फैसला आज ही मुअत्तल करने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सबके लिए एक पैमाना होना चाहिए। पहले भी नाअहली होती रही, कोई सियासी तूफान नहीं आता। बात कर लेते हैं, एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद है। एहतशाम, बताइएगा। एहतशाम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो इससे मुतालिक, इस केस से मुतालिक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का नाअहली का फैसला चैलेंज किया था और आज उस दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत हुई। इमरान खान की दरख्वास्त पर एक एतराज़ ये था कि उन्होंने अपना बायोमेट्रिक तस्दीक नहीं कराई और उसके साथ ही जो इलेक्शन कमीशन का तफसीली फैसला है उसकी तस्दीक शुदा कॉपी मौजूद नहीं है। अदालत ने कहा कि इस केस में कोई अर्जेंसी नहीं है और जब तफसीली फैसला आ जाए तो इस पर समाअत कर लेंगे। आपके पास 3 दिन का वक्त है, एतराज़ात दूर कर दें। लेकिन बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि इस केस में जल्दी है और उन्होंने दलाइल ये दिए कि इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म दिया गया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि उसमें अभी काफ़ी वक्त लगेगा, अभी इलेक्शन कमीशन भेजेगा, उसके बाद सेशन जज ने नोटिस करने हैं, इसमें महीने से ज़ायद का वक्त लग सकता है। अली ज़फ़र ने कहा कि इमरान खान पर एक स्टिग्मा लग गया है और इस स्टिग्मा के साथ वो कुर्रम के 30 अक्टूबर को होने वाले इलेक्शन में नहीं जा सकते।
सकते, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इससे पहले जिनको नाअहल किया गया उन पर, उनके कैरियर पर क्या असर पड़ा है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम ऐसी कोई मिसाल कायम नहीं कर सकते जो इससे पहले मौजूद नहीं है। अदालत के सामने कोई ऐसा फैसला मौजूद ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन का कौन सा फैसला है जिसको अदालत मुअत्तल कर दे, क्योंकि अभी तक तो इलेक्शन कमीशन ने तफसीली फैसला जारी नहीं किया। अली जफर ने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन भी ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो इससे पहले मौजूद नहीं, जिस पर चीफ जस्टिस ने एक बार फिर से रिमार्क दिए कि कोई ऐसी मिसाल कायम नहीं की जा रही, बल्कि ये रूटीन का मैटर है। इस हाई कोर्ट के भी बहुत से फैसले शॉर्ट ऑर्डर जारी कर दिए जाते हैं और तफसीली फैसला बाद में जारी होता है। अदालत ने बैरिस्टर अली जफर को 3 दिन का वक्त दिया है कि वो दरखास्त पर से एतराज़ात दूर करें और इसके साथ ही जो इस्तेदा थी कि आज ही इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया जाए उसे मुस्तरद कर दिया गया है और 3 दिन तक समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। ठीक है एहतशाम, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के लिए हाई कोर्ट के 4 जजेस के नामों पर गौर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के नाम पर गौर किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वही सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए नामजद है। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के लिए हाई कोर्ट के 4 जजेस के नामों पर गौर होगा। हाईकोर्ट के जूनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की सिफारिश के मामले पर पाकिस्तान बार काउंसिल और सिंध बार काउंसिल ने हड़ताल की कॉल दे दी। वकला तंजीमों ने सिंध हाई कोर्ट की मरकजी इमारत के दरवाजे बंद कर दिए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, हाई कोर्ट के जूनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की सिफारिश के मामले पर पाकिस्तान बार काउंसिल और सिंध बार काउंसिल ने हड़ताल की कॉल दे दी है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, बताएगा। हाई कोर्ट के जूनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की सिफारिश का मामला है। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में पाकिस्तान बार काउंसिल और सिंध बार काउंसिल की अपील पर वकला ने हड़ताल की है। सुबह के वक्त वकला की जानिब से मरकज़ी जो इमारत के जो दरवाजे हैं उनको बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से लंबी कतारें सुबह के वक्त में देखने में आई हैं। तहम कुछ वकला ने एक छोटे दरवाजे को खोल दिया था और उनका ये कहना था कि वो जिन जजिस के लिए हड़तालें कर रहे हैं वो जजिस समातें कर रहे हैं, तो वकला और साइलिन जो है वो कमरा अदालत से बाहर क्यों रहें। इस सिलसिले में जब बड़ी तादाद वकला की और साइलिन की सिंध हाई कोर्ट की मरकज़ी इमारत में दाखिल हो गई तो फौरी तौर के ऊपर उमर सोमरो जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने उस छोटे दरवाजे को भी बंद करा दिया, जिसकी वजह से जो वकला साइलिन है उनका दाखिला मरकज़ी इमारत में बंद हो गया। उमर सोमरो सबसे पहले जो नीचे अदालतें हैं उनकी जजिस के पास गए, जिनमें जस्टिस सलाउद्दीन पंवर और जस्टिस आफ्ताब अहमद गौरट थे, और उन्होंने ये इस्तदा की कि अदालतें अपनी कार्रवाई जो है वो मुअत्तल कर दें और अगर ज़रूरी केसेस हैं तो उनको चैम्बर में सुन लिया जाए। ताहम जजिस ने समातें जारी रखने का फ़ैसला किया और कहा कि वो चैम्बर में नहीं जाएंगे। वकला हैं उन्होंने अदालतों को फौरी तौर पर छोड़ दिया, जिसकी वजह से जो मामूल के मुताबिक केसेस की समातें थी वो मुतासिर हुई हैं। अदालतों ने तारीखें दे दी हैं बगैर किसी कार्रवाई के और समातें मुलतवी हुई हैं। इस मौका पर साइलिन और वकला की बड़ी तादाद सिंध हाई कोर्ट के बाहर मौजूद रही है, मरकज़ी इमारत के बाहर, जबकि साइलिन जो कि दूर दराज इलाकों से आए थे अपने केसेस के हवाले से वो भी सिंध हाई कोर्ट में मौजूद है। शुक्रिया आपका। कराची के जिना अस्पताल में रिस्क अलाउंस ना मिलने पर डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज जारी है। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने ओपीडी का बायकॉट कर दिया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी से। इरफान, बताएगा। हुकूमत सिंध की जानिब से महकमा सेहत के जो मुलाजमिन हैं उनका कोरोना अलाउंस रोके जाने के खिलाफ तमाम जो हॉस्पिटल हैं सिंध के वहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा जारी है। मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी मुलाजमिन एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिना अस्पताल कराची के अंदर, और जो मुलाजमिन हैं पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ, तमाम के तमाम इस वक्त एहतजाज के ऊपर हैं। तमाम जो ओपीडीज हैं उनका बाइकआउट किया गया है और जो मुजाहिरीन है उनका कहना है कि जब तक कि हुकूमत की जानिब से ये फैसला वापस नहीं लिया जाता, जो कोरोना अलाउंस बंद किया गया, उस वक्त तक ये एहतजाजी मुजाहरा जारी रहेगा। जिन अस्पताल में कुछ मुजाहिरीन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ये बताइएगा, जो हुकूमती जिम्मेदारान हैं उनकी आपसे कोई बात हुई है इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम, मैं हेल्थ सपोर्टिंग सब जिना हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ है। जो हमारी ग्रैंड हेल्थ अलायंस इस वक्त बना हुआ है और मौजूद है, जो कि
मुज़ाकरात के हवाले से मौजूद है। उन्होंने उनसे अभी तक कोई रब्ता नहीं हुआ, ना उनका उनसे कोई रब्ता हुआ है। तो आज एयर स्ट्राइक का 7वां रोज़ है और अभी तक हमारा कोई जो है ना ऐसा मुतालबात पूरे नहीं हुए हैं। ये देख सकते हैं कि इस वक्त ये जो मुजाहिरीन हैं उन्होंने हाथों में बैनर और प्ले कार्ड उठा रखे हैं, शदीद नारेबाजी की जा रही है और सिर्फ एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर जो है वो अलाउंस को बहाल किया जाए। साथ आपको ये भी बताऊं कि जो नर्सिंग स्टाफ है ये भी अपने अपने जो वार्ड हैं वहाँ से बाहर आ गई हैं। बाहर आकर के एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। पैरामेडिकल स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स की एक बड़ी तादाद यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरे में मौजूद है और सबका सिर्फ ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो कोरोना अलाउंस है उसको बहाल किया जाए। दीगर इसी तरह एहतजाज जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया इरफान, आपने अपडेट किया। बैंक इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 34 पैसे कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 220 रुपये 84 पैसे से कम होकर 220 रुपये 50 पैसे का हो गया है। दूसरी जानिब एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1.50 अरब की मंजूरी दे दी है। बात करेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा। जी, आज देखा जा रहा है कारोबारी हफ्ते के पहले रोज रुपए की कदर में बेहतरी और डॉलर सस्ता हुआ है। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 34 पैसे सस्ता हो गया, 220 रुपये 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। माशी माहिरीन का कहना है कि एडीबी ने जो पाकिस्तान के लिए $1.5 अरब की जो फंड की मंजूरी दी है, जो कि रवा हफ्ते पाकिस्तान को फंड मौसूल हो जाएंगे, जिससे रुपए की कदर बेहतरी की उम्मीद देखी जा रही है, जिसकी वजह से आज कारोबार के दौरान रुपया तगड़ा और डॉलर कमजोर हो गया। ठीक है अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई के सताए अवाम पर एक और बोझ डाल दिया गया है। कुकिंग ऑयल कंपनियों ने मनमानियों की इंतहा कर दी। कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में मजीद 30 रुपये इजाफा कर दिया गया। बात करेंगे, वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद है। वसीम, बताइएगा। बिल्कुल, महंगाई का राज बदस्तूर बरकरार है और बिलखुसूस बात करें हम ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया की, तो उसमें तेल घी की कीमतों में इजाफा हुआ है। बिलखुसूस ए ब्रांड का जो तेल और घी है उनकी कीमतों में मामूली इजाफा हुआ है। 1-2 रुपये तक फ़ी लीटर पे जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। ताहम अगर हम बात करें बी ब्रांड के कुकिंग ऑयल और घी की, तो उसकी कीमतों में तकरीबन 30 रुपये तक का इजाफा हुआ है। बी ब्रांड का जो तेल और घी जो कि 500 रुपये किलो या 500 रुपये लीटर पे दस्तियाब थे, उसकी कीमतों में तकरीबन 30 रुपये का इजाफा होने के बाद बेशतर जो बी ब्रांड के जो तेल या घी हैं वो 530 रुपये पहुँच गए। और इसी तरीके से अगर हम कार्टन की बात करें, जो कि 5 लीटर का कार्टन होता है या 5 किलो का जो कार्टन होता है तेल घी का, तो वो भी 150 रुपये इजाफे से तकरीबन 2500 रुपये से बढ़ के 2650 रुपये पहुँच गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फरीद कुरैशी, जो कि जनरल सेक्रेटरी रिटेलर एसोसिएशन के। इनसे जानते हैं कि फरीद साहब, तेल और घी की कीमतों में इजाफा क्यों हुआ है, क्या वजूहत सामने आई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको घी और तेल की कीमतों में इजाफे का सबसे बड़ा मसला ये है कि ऑयल मिलों ने सब ने एक काउंटर बना लिया है। जो रेट कम करता है तो वो उसके बाद दूसरे रेट कम होना शुरू है। लेकिन असल वजह वो जो बता रहे हैं इस वक्त, वो ये कह रहे हैं कि जी डॉलर की वजह से ये कीमतों में इजाफा हुआ है। फरीद कुरैशी का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि इन फैक्ट्रियों और ये जो मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज़ हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि तेल घी की कीमतों में जो है वो कमी वाक़ई हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। दुनिया भर में हवाई सफ़र के दौरान जहाज़ों को रहनुमाई फराहम करने वाले एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के 100 साल मुकम्मल हो चुके हैं। ये सिस्टम क्या है, हमारे नुमाइंदे समर अब्बास कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिस में मौजूद हैं, उन्हीं से मज़ीद जान लेते हैं। जी समर, बताएगा। बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं सिविल एविएशन के एयर ट्रैफिक कंट्रोल हेडक्वार्टर में मौजूद हूँ। यहाँ से ऑपरेट किया जा रहा है तमाम जहाज़ों को। ये क्या सिस्टम है, आज इसके 100 साल जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल के। हम यहाँ बात करते हैं, हमारे साथ जॉइंट डायरेक्टर आसिफ रसूल मौजूद हैं। आसिफ रसूल साहब, ये बताइएगा कि क्या सिस्टम है और अब कंप्लीट हो चुके हैं 100 साल एयर ट्रैफिक कंट्रोल को, इस पर क्या कहेंगे? बेसिकली एयर ट्रैफिक कंट्रोल जब दुनिया में जहाज़ ईजाद हुए और उड़ना शुरू हुआ 1903 में, तो शुरू में तो ये ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई कि इन जहाज़ों को कंट्रोल किया जा सकेगा। लेकिन रफ्ता रफ्ता जब ये एयर ट्रैवल बढ़ने लगा तो 1916 के अंदर एक जहाज़ का इंसिडेंट हो गया। उस इंसिडेंट के बाद पूरी दुनिया ने सोचा कि इसको महफूज बनाने के लिए कुछ कवानीन बनाए जाएँ। उस कवानीन बनाने के लिए फिर उसी कवानीन के तहत 1922 में पहला कंट्रोल टावर क्रॉयडन यूके, जो कि लंदन के करीब एक मुकाम है, वहाँ बनाया गया। आज उस काम को 100 साल गुजर गए और इसने बड़े इवॉल्व किया है। इस सारे सिस्टम की इर्तिका के बड़े मनाजिल हैं। मतलब एक ज़माने में जब ये ईजाद हुआ तो कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं थे। अब कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है, सेटेलाइट। पहले बहुत ज़्यादा शुरू में
ये जब ईजाद किया गया तो सिर्फ लाइट्स के थ्रू सिग्नल दिए जाते थे, फ्लेयर गन के थ्रू सिग्नल दिए जाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम आए, रेडियोज़ आए और अब लाइट बेस्ड सिस्टम में फिर रेडार आ गए। बहुत शुक्रिया समर अब्बास, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। वर्ल्ड एथलेटिक्स, कॉमनवेल्थ और इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अरशद नदीम ने दोबारा ट्रेनिंग शुरू कर दी है। बात करेंगे हाफिज शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज बताइएगा। स्टेडियम में मौजूद है और यहाँ पर आज पाकिस्तान के एथलेटिक्स हीरो अरशद नदीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार कारकर्दगी के बाद दोबारा से अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ किया है और अब उनके अगले अहदाफ जो हैं आइंदा बरस वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के साथ साथ एशियन गेम्स और दीगर जो हैं इवेंट्स हैं उसके साथ साथ ओलंपिक्स 2024 भी एक उनका मेन टारगेट जो है। इस वक्त अरशद नदीम से जानते हैं कि उन्होंने काफ़ी अर्से के बाद ट्रेनिंग का आगाज़ किया है, क्या महसूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद, कॉमनवेल्थ गेम्स की कामयाबी और उसके बाद इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम कामयाबी के जश्न के बाद अब दोबारा मैदान में आए हैं, क्या कहेंगे, क्या फीलिंग्स हैं और आगे आने वाले क्या अहदाफ हैं आपके? जी बिल्कुल, जैसा कि आप सबको पता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो अभी मेरा ट्रेनिंग का आगाज़ जो है वो स्टार्ट हो चुका है और आगे जो कंपटीशन आ रहे हैं वो वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप है, एशियन चैम्पियनशिप है और एशियन गेम्स आ रही है 2023 में। तो नेक्स्ट जो 2024 में दोबारा पेरिस में ओलंपिक्स आ रही है और उसके लिए ट्रेनिंग मेरी स्टार्ट है और अगले माह इंशाल्लाह मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ अपनी एल्बो की ट्रीटमेंट करवाने और मेरे लिए मज़ीद दुआ करें ताकि आइंदा जितने भी कंपटीशन आ रहे हैं उनके लिए भरपूर तैयारी करूँ और पाकिस्तान के लिए मेडल जीतूँ। थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी सुना आपने अरशद नदीम का कहना था कि उन्होंने ट्रेनिंग का आगाज़ किया, अभी सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं क्योंकि आइंदा माह उन्होंने इंग्लैंड जाना है जहाँ उनकी जो एल्बो है उसका इलाज किया जाएगा और उसके बाद भरपूर ट्रेनिंग से ट्रेनिंग करेंगे। अरशद का ये भी कहना है कि उनके जो अहदाफ हैं वो बुनियादी तौर पर मेन हदफ उनका ओलंपिक्स 2024 है, लेकिन उससे पहले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप और इसके साथ साथ एशियन के लिए वो भरपूर तैयारी कर रहे हैं। जी।